हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2 से। देखिए, चैप्टर नंबर 2 क्या है हमारा? क्राफ्टिंग अ बिजनेस मॉडल एंड लीन स्टार्टअप। इसके बारे में जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। देखो, आप सभी जानते हैं बिजनेस मॉडल का मतलब क्या होता है। बिजनेस मॉडल एक फंडामेंटल फ्रेमवर्क होता है जिससे कि कंपनी अपनी जो वैल्यू क्रिएट करी है कंपनी ने उसको डिलीवर कर दिया टू द फाइनल कस्टमर्स। मतलब जो अपने प्रोडक्ट एंड वैल्यू का मतलब क्या है, जो वैल्यू एक तरीके से यूटिलिटी जो कंपनी ने क्रिएट करी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो डिलीवर करेगी टू द कस्टमर्स को। उस जो फंडामेंटल फ्रेमवर्क है उस फ्रेमवर्क को हम बोलते हैं बिजनेस मॉडल। देखो, यही लिखा है, बिजनेस मॉडल सर्व्स एज अ फंडामेंटल फ्रेमवर्क that outlines the company create and deliver and captures the value। वैल्यू का मतलब क्या? प्रोडक्ट एंड सर्विस जो कंपनी क्रिएट करती है, मैन्युफैक्चर करती है और डिलीवर करती है टू द कस्टमर को। उस फ्रेमवर्क को हम बोलते हैं बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल के 3 कंपोनेंट होते हैं: वैल्यू कैप्चर, वैल्यू डिलीवरी एंड वैल्यू प्रपोर्शन। वैल्यू प्रपोजिशन की बात करते हैं। वैल्यू प्रपोजिशन का मतलब है एक कि कंपनी क्या बनाती है और कस्टमर के लिए कैसे वो बेनिफिशियल है, इस चीज के बारे में कस्टमर्स को बताना ही वैल्यू प्रपोजिशन होता है। मतलब कि व्हाट वी मैन्युफैक्चर एंड हाउ इट इज बेनिफिशियल टू द कस्टमर इज नोन एज वैल्यू प्रपोजिशन। वैल्यू डिलीवरी का मतलब क्या है? आप अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को टाइमली डिलीवर करें टू द कस्टमर को, जिससे कि वो उन गुड्स एंड सर्विसेज में एक वैल्यू, एक यूटिलिटी प्राप्त कर सके उनसे। वैल्यू कैप्चर का मतलब क्या होता है? वैल्यू कैप्चर का मतलब होता है आप ऐसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाएं जो कि आपके कस्टमर सेंटर को, मतलब कस्टमर को ध्यान रखते हुए आप वैल्यू बनाएं, जिससे कि जो कस्टमर है उन गुड्स एंड सर्विसेज से वैल्यू ऑब्टेन करे और उसको बोलते हैं वैल्यू कैप्चर। तो 3 एलिमेंट हो गए: वैल्यू प्रपोर्शन, वैल्यू कैप्चर एंड वैल्यू डिलीवरी। बिजनेस मॉडल मैंने बताया कि एक ऐसा फ्रेमवर्क जिससे कि जो अपना जो जिससे जो कंपनी या बिजनेस है वो अपनी गुड्स एंड सर्विस जो डिलीवर करती है टू द कस्टमर इज नोन एज द बिजनेस मॉडल। देखो, अब इसमें बिजनेस मॉडल में बताया कि चूजिंग अ राइट बिजनेस मॉडल को सिलेक्ट करते समय एक एंटरप्रेन्योर को क्या क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए, एक फाउंडर को क्या क्या क्वेश्चन ध्यान में रखने चाहिए। व्हाट वाज द प्रॉब्लम, क्या थी जिसके लिए हमने एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया। व्हाट वाज द टेक्निकल इनोवेशन, हम क्या कर सकते हैं, टेक्निकल इनोवेशन क्या कर सकते हैं। फाइनेंशियल फीजिबिलिटी क्या है प्रोजेक्ट की, कॉस्ट क्या है प्रोजेक्ट की। बेसिक बेसिक से सवाल है जो एंटरप्रेन्योर अपने दिमाग में सोचता है। पोटेंशियल मार्केट क्या रहेगी, कस्टमर क्या रहेंगे, रेवेन्यू क्या जनरेट होगा, एसेट्रा एसेट्रा। इन सब के जवाब अगर उसको फेवरेबल मिलते हैं देन वो एक नया स्टार्टअप चालू करता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। जनरल बिजनेस मॉडल। देखो, बिजनेस मॉडल दो तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं, एक तो जनरल बिजनेस मॉडल या हम बोल सकते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल, एक होते हैं मॉडल बिजनेस मॉडल। जनरल बिजनेस मॉडल की जब हम बात करते हैं तो जनरल बिजनेस मॉडल में हमारे 4 बिजनेस मॉडल आएंगे: बी टू बी, बी टू सी, डी टू सी एंड सी टू सी। आप सभी जानते हैं बी टू बी मॉडल वो मॉडल होता है जिसमें एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को अपने गुड्स एंड सर्विस ट्रांसफर करता है। मतलब सेलिंग बिटवीन द बिजनेसेस इज नोन एज बी टू बी मॉडल। ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व द बिजनेस सेलिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विस टू अदर बिजनेस। जैसे कि हमने बात करते हैं, एक ग्रोसरी स्टोर दूसरे ग्रोसरी स्टोर का अगर सामान सप्लाई कर रहा है, एक होलसेलर अगर रिटेलर को सामान सप्लाई कर रहा है, देन वो बी टू बी का एग्जाम्पल है। आगे बात करते हैं बी टू सी का। बी टू सी एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जिसमें बिजनेस कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कि एक ग्रोसरी स्टोर है, अपने जो कस्टमर्स है उनको डायरेक्टली डील कर रहा है, देन उस केस में जो वो उन्होंने जो फंडामेंटल फ्रेमवर्क अपना रखा है वो है बी टू सी, बिजनेस टू कस्टमर। मतलब सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू द कस्टमर इज नोन एज बी टू सी मॉडल। अब बात करते हैं हम डी टू सी की। देखो, डी टू सी एक नया इमर्जिंग मॉडल है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है डी टू सी का। डी टू सी बोले तो डायरेक्ट टू कस्टमर। इसमें जो बिजनेस होता है सेल करता है अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स, एंड कंज्यूमर्स को सप्लाई करता है। अब बात आती है कि फर्क क्या है डी टू सी में और बी टू सी में। देखो, जो डी टू सी है वो मोर कंप्रहेंसिव वे है बी टू सी का। बी टू सी में जो बिजनेस होते हैं उनके पास इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं होता टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर के ऊपर इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, बल्कि जो डी टू सी होता है उसमें कस्टमर के कंज्यूमर के ऊपर बिजनेस का पूरा पूरा कंट्रोल होता है, वो पूरी तरीके से उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। देन उस मॉडल को हम बोल देते हैं डी टू सी मॉडल, selling directly to the customers. अब this model allows the company to have more control over the customers experience, brand representation and data। जो मैंने आपको बात बताई कि ज्यादा कंट्रोल होगा तो वो मॉडल बन जाएगा हमारा डी टू सी मॉडल। आगे बात करते हैं सी टू सी मॉडल। देखो, सी टू सी मॉडल वो मॉडल होता है जिसमें कि कस्टमर डायरेक्टली डील कर रहा है टू अनदर कस्टमर। जैसे कि हमारे एग्जांपल में हम देखें, OLX हो गए, क्विकर हो गए, इन पे क्या होता है, जो कस्टमर होता है वो अपने गुड्स एंड सर्विस टू अनदर कस्टमर को सेल करता है। मतलब डीलिंग डायरेक्टली टू द कस्टमर इज नोन एज कस्टमर टू कस्टमर मॉडल। जब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से डील कर रहा है देन उसको बोलेंगे सी टू सी मॉडल। मॉडल मीन्स मॉडल, मॉडल मीन्स मॉडल वो मॉडल है जो कि अभी इमर्ज करे हैं
सिग्निफिकेंटली डिफर फ्रॉम द ट्रेडिशनल मॉडल बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आया मार्केट में, देन उस हिसाब से जो नए मॉडल इमर्ज हुए उनको बोलते हैं हम बिजनेस मॉडर्न बिजनेस मॉडल। मॉडर्न बिजनेस मॉडल में 6 मॉडल आते हैं हमारे: शेयर इकोनॉमी मॉडल, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, प्रीमियम मॉडल, मार्केट प्लेस मॉडल, डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल एंड ई कॉमर्स मॉडल। सबसे पहले बात करते हैं हम सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल की। देखो, जो हमारा सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल होता है वो मॉडल हमसे क्या कहता है कि पहले जो भी कंपनी होती है अपने गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोवाइड कराई, बेसिकली सर्विसेज का होता है, जो सर्विस प्रोवाइड कराई ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस पर प्रोवाइड कराएगी। तो जैसे कि आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स अपने जितने भी ओटीटी वगैरह के सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कराता है। नेटफ्लिक्स की आपने देखा होगा कि 500 रुपये महीने का, जहाँ अमेजोन प्राइम का देखा होगा 600 रुपये महीने का, जो भी सब्सक्रिप्शन प्लान होता है उस प्लान के बेसिस पर वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। सर्विसेज उनकी क्या होती है, जैसे मूवी प्रोवाइड कराते हैं, वो आपको कोई भी वेब सीरीज वगैरह का एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं, देन वो हमारा सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल होगा। बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड कराना आफ्टर चार्जिंग मनी after charging a fixed amount of money that is known as subscription। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में हम एक सब्सक्रिप्शन चार्ज करेंगे टू द कस्टमर से और उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि एग्जांपल हो गया नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम। अभी रिसेंटली मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल का, जो कि एक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अप्लाई किया है। आपने नाम सुना होगा, एक आरओ कंपनी है, नाम मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, एक आरओ कंपनी है, वाटर प्यूरिफायर कंपनी है। उसने क्या किया है अभी रिसेंटली अपने आरओस को सब्सक्रिप्शन बेस पे इंस्टॉलेशन कराना शुरुआत किया। जैसे आप 150 लीटर जो पानी है वो प्योरीफाई करके देंगे, वो 600 रुपये महीने के सब्सक्रिप्शन में। तो इस हिसाब से जो हमारा मॉडल होता है उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। प्रीमियम मॉडल आप सभी जानते हैं। देखो प्रीमियम मॉडल का मतलब क्या है, देखो ये हमारा नाम ही इससे बना है, फ्री प्लस प्रीमियम। फ्री और प्रीमियम का मतलब क्या है, जो बेसिक वर्जन है हमारा वो प्रोवाइड कराएंगे हम फ्री में, और जो एडवांस वर्जन है वो प्रोवाइड कराएंगे हम प्रीमियम में। जैसे कि आपने प्रीमियम मॉडल का मैं आपको एग्जांपल बताऊं, चैट जीपीटी। देखो प्रीमियम मॉडल का एग्जांपल बेस्ट है चैट जीपीटी के केस में। चैट जीपीटी का जो आपका बेसिक वर्जन है, जो कि हम सभी जानते हैं एआई का जो बेसिक वर्जन है चैट जीपीटी का, वो हमारे लिए फ्रीली अवेलेबल है, हम उसको फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर आप चैट जीपीटी का एडवांस वर्जन जाएंगे, एडवांस वर्जन में जो कि हमको ज्यादा सर्विसेज, ज्यादा हमको बेनिफिट्स या हम ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, वो हमारा प्रीमियम बेस होता है। मतलब उसके लिए हमसे वो कंपनी होती है वो प्रीमियम चार्ज करती है। प्रीमियम मॉडल का मतलब है कि जो बेसिक मॉडल है उसको तो हम प्रोवाइड कराएंगे आपको फ्री में, फ्री में प्रोवाइड कराएंगे, और जो हमारा एडवांस वर्जन है उस प्रोडक्ट का उसको हम प्रोवाइड कराएंगे आपको प्रीमियम के बेसिस पे। देन उस मॉडल को हम बोलेंगे प्रीमियम मॉडल। अब बात करते हैं हमारा मार्केट प्लेस मॉडल, बोले तो एग्रीगेटर मॉडल। मार्केट प्लेस मॉडल और एग्रीगेटर मॉडल का मतलब क्या है कि आपका वो ये एक तरीके से ऐसा मॉडल है जिसमें कि एक बिजनेस अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराता है। जैसे कि हमारे एग्जांपल हम लेंगे अमेजोन का। देखो क्या होता है कि कोई भी बिजनेस है, जैसे मेरा एक ग्रोसरी स्टोर है, मैं अपने ग्रोसरी स्टोर को अमेजोन पे रजिस्टर करूंगा। अमेजोन मेरे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ऑर्डर इकट्ठा करेगा कस्टमर से, और मैं उन ऑर्डर्स को सप्लाई करूंगा। देन वो वाला जो मॉडल होगा हमारा, वो मॉडल होगा हमारा मार्केट प्लेस मॉडल, और बोले तो एग्रीगेटर मॉडल। एग्रीगेटर मॉडल और मार्केट प्लेस मॉडल में क्या एक खासियत होती है, इसमें क्या होता है हम एक इंटरमीडिएट को हायर करते हैं। जैसे मेरे केस में अमेजोन था, उसको हमने हायर किया, जो कि हमको ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, एक प्लेटफॉर्म की सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। तो इस मॉडल को हम बोलेंगे मार्केट प्लेस मॉडल। बोले तो एग्रीगेटर मॉडल लाइक कंपनीज लाइक अमेजोन है, जो कि प्रोवाइड कराती है एक प्लेटफॉर्म को, ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर होता है, उस मॉडल को हमने बोला एग्रीगेटर या फिर हमारा मार्केट प्लेस मॉडल। एग्जाम्पल हमारे वो है ओला, स्विगी, उबर। अब फिर बात करते हैं मैन्युफैक्चर मॉडल। देखो मैन्युफैक्चर मॉडल कुछ नहीं है, ये मैन्युफैक्चर जो अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है टू द रिटेलर और होलसेलर्स और कस्टमर डायरेक्टली, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चर मॉडल। अब बात करते हैं हम डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल, डायरेक्ट टू डी टू सी कस्टमर मॉडल। मैंने जैसा कि आपको बताया डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल कुछ भी नहीं है, आपको केवल एक फॉर्मेलिटी बढ़ाई गई है। जो बी टू सी मॉडल है उसी का एडवांस वर्जन है हमारा डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल। डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल में क्या करते हैं हम, जो बिजनेसेस होते हैं वो डायरेक्टली कस्टमर को सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड कराते हैं, बट उनका जो कंट्रोल होता है टू द फाइनल कंज्यूमर वो हैवी होता है। मतलब वो बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव तरीके से उनका जो कंट्रोल होता है कस्टमर्स पे। देन उस मॉडल को हम बोलेंगे डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल। बिकॉज अब हम बात करते हैं
देखो इसमें लिखा भी गया है, क्योंकि गेनिंग इंपोर्टेंस क्यों कर रहा है D2C मॉडल, बिकॉज इट अलाउज द ब्रांड्स टू एस्टेब्लिश द मोर पर्सनलाइज कनेक्शन विद द कंज्यूमर्स। मोर पर्सनलाइज कनेक्शन टू द कस्टमर्स, मतलब कस्टमर के साथ बहुत ज्यादा ही कनेक्शंस बनाने के लिए हमको एक तरीके से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है D2C मॉडल। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं लेंस कार्ट का। देखो लेंस कार्ट आप सभी जानते हैं, एक स्पेक्टिकल्स वाली कंपनी है। लेंस कार्ट ने अपने स्टोर्स खोले हुए हैं जो कि अपनी डायरेक्टली डील्स करती है टू द कस्टमर्स को। जो लेंस कार्ट मॉडल अप्लाई करती है वो करती है D2C मॉडल, डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल। बात करते हैं ई कॉमर्स मॉडल की। देखो ई कॉमर्स मॉडल का सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका फ्लिपकार्ट। देखो ई कॉमर्स मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें कि जो बिजनेसेस होते हैं वो रजिस्टर करते हैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि फ्लिपकार्ट अमेजोन पे। और जो फ्लिपकार्ट अमेजोन के थ्रू वो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं। अब बात आप आती है कि आप मुझसे पूछेंगे कि डिफरेंस क्या है बिटवीन द मार्केट प्लेस मॉडल, जो कि हमने एग्रीगेटर मॉडल पढ़ा, प्लस जो हमारा ई कॉमर्स मॉडल है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो डिफरेंस इन दोनों में सीधा सीधा डिफरेंस है। जो ई कॉमर्स मॉडल होता है, ई कॉमर्स मॉडल हैंडल करता है ट्रांजैक्शन डायरेक्टली एंड मार्केट प्लेस एक्ट एज अ इंटरमीडियरी। मतलब क्या है, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता है उसमें जो आपका ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइड कराई, जैसे फ्लिपकार्ट हमको ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, तो वो हमारा इंटरमीडियरी नहीं है, वो हमसे एक फीस चार्ज करेगा अपनी प्लेटफॉर्म की। और जबकि हम मार्केट प्लेस मॉडल या फिर एग्रीगेटर मॉडल की बात करें, तो जो अमेजोन होता है वो हमसे कमीशन लेगा जो हमारी सेल प्रोसीडिंग्स होगी। मतलब इंटरमीडियरी का जब रोल बन जाएगा तो वो हमारा मार्केट प्लेस या एग्रीगेटर मॉडल बन जाएगा। जब हमारा इंटरमीडियरी ना होके वो हमसे एक अपनी सर्विसेज का चार्ज लेगा, प्लेटफॉर्म की फीस लेगा, देन उस केस में वो हमारे ई कॉमर्स मॉडल बन जाएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन द मार्केट प्लेस एंड ई कॉमर्स मॉडल एक बार रीड कर लेते हैं। इन्वॉल्व्स अ सिंगल बिजनेस सेलिंग डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स इन कंट्रास्ट टू द मार्केट प्लेस मॉडल, अ प्लेटफॉर्म वेयर कनेक्ट द मल्टीपल सेलर्स टू वेरियस सप्लाई बायर्स। ये भी एक डिफरेंस है कि जो मार्केट प्लेस मॉडल होता है उसमें हमारे जो ये कनेक्ट करता है मल्टीपल सेलर टू मल्टीपल बायर्स को। मल्टीपल सेलर्स होते हैं इसमें जो कनेक्ट कर दिए जाते हैं मल्टीपल बायर्स, जबकि जो हमारा ई कॉमर्स मॉडल होता है इसमें सिंगल बिजनेस वो सेल करता है प्रोडक्ट एंड सर्विस डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। ये इतना मेन डिफरेंस है नहीं। जो मेन डिफरेंस है वो ये है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैंडल करता है ट्रांजैक्शन डायरेक्टली, ये डायरेक्टली हैंडल करता है और जो ये चार्ज करता है आपसे केवल प्लेटफॉर्म की फीस। और मार्केट प्लेस मॉडल एक्ट करता है एज ए इंटरमीडियरी, और जो आपसे आपका कमीशन लेगा, बिटवीन आपसे कमीशन लेगा आपकी सेल प्रोसीड्स में से। तो जो हमारा इंटरमीडियरी जब आ जाएगा तो मार्केट प्लेस मॉडल, एग्रीगेटर मॉडल। अगर हमारा इंटरमीडियरी नहीं आता, केवल प्लेटफॉर्म की फीस चार्ज करेगा, तो ई कॉमर्स मॉडल। जैसे एग्जांपल हो गए मीशो, फ्लिपकार्ट। अब बात करते हैं शेयरिंग इकोनॉमी मॉडल। देखो शेयरिंग इकोनॉमी मॉडल को हम कोलैबोरेटिव और जिग इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है जिसमें क्या होता है, इंडिविजुअल शेयर करते हैं रिसोर्सेज एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू वन अनदर थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसमें क्या होता है, बिजनेसेस, काफी सारे बिजनेसेस शेयर करते हैं कॉमन रिसोर्सेज को। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं, उनके पास ऑफिसेस नहीं होते, ऑफिसेस की कमी होती है, और वो सोचते हैं कि ऑफिसेस में हम इन्वेस्ट क्यों करें। तो ऐसी काफी सारी कंपनीज होती हैं जो कि उन स्टार्टअप्स को ऑफिस प्रोवाइड कराती हैं, क्योंकि उनके पास एक सेकंड रुकिए, क्योंकि उनके पास ऑफिसेस खाली पड़े हैं कंपनियों के पास, और स्टार्टअप्स को ऑफिसेस चाहिए। तो इस हिसाब से जो हमारी जो कंपनीज होती हैं जो ऑफिसेस प्रोवाइड कर रही हैं स्टार्टअप्स को, वो जो मॉडल फॉलो कर रही हैं वो कर रही है शेयरिंग इकोनॉमी मॉडल। मतलब जो उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको वो शेयर कर रही है विद अनदर स्टार्टअप के साथ। देन इस मॉडल को हम बोलेंगे शेयरिंग इकोनॉमी मॉडल। हाँ, तो हमारा शेयरिंग इकोनॉमी मॉडल हो गया जिसमें कि हमारे जो इंटरप्रेन्योर होता है वो अपनी जो रिसोर्सेज होते हैं उनको शेयर करता है विद अनदर बिजनेसेस के साथ। उस मॉडल को हम बोलते हैं आपका इकोनॉमी शेयरिंग मॉडल। शेयरिंग इकोनॉमी मॉडल एक ही बात है। अब बात आती है हमारी बूटस्ट्रैपिंग। देखो बूटस्ट्रैपिंग का एक फेमस कॉन्सेप्ट हमारे बीच में इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें क्या होता है, जो इंटरप्रेन्योर होते हैं जो फंडिंग उनको चाहिए होती है, तो वो अपनी फंडिंग को क्या करते हैं, अपने पर्सनल रिसोर्सेज और रेवेन्यू जो जनरेटेड होता है बिजनेस उसी से ही कंटिन्यू करते हैं विदाउट रिलाइंग ऑन द एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। मतलब क्या है, बूटस्ट्रैपिंग का मतलब ये है कि जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो स्टार्टअप्स क्या करते हैं, सीड फंड, वेंचर कैपिटलिस्ट वगैरह के पास जाते हैं। लेकिन बूटस्ट्रैपिंग ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें से कि जो रेवेन्यू उनके बिजनेस से जनरेट होगा या उनकी जो पर्सनल असेट होंगे उन्हीं को इन्वेस्ट करके वो बिजनेस चलाते हैं। ना ही कोई वेंचर कैपिटलिस्ट अट्रैक्ट करेंगे, ना ही कोई सीड फंडिंग इंट्रोड्यूस करेंगे। देन उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग। मतलब अपने रिसोर्सेज से ही अपने बिजनेस को फाइनेंस करना बूटस्ट्रैपिंग होता है। बूटस्ट्रैपिंग का जो फेमस एग्जांपल है वो आता है जीरोधा का। जीरोधा का एग्जांपल एक बार आप रीड आउट कर लेना कि जीरोधा ने कैसे कैसे बूटस्ट्रैपिंग के थ्रू अपनी सक्सेस अचीव करी।
अब बात आते हैं क्रिएटिंग द वैल्यू प्रपोर्शन। वैल्यू प्रपोर्शन मैंने आपको बताया कि कस्टमर्स को ये बताना कि व्हाट वी ऑफर एंड हियर इज व्हाट इट्स ग्रेट फॉर यू, मतलब हम क्या चीज बनाते हैं, क्या हम आपको ऑफर करते हैं और ये आपके लिए क्यों सर्वश्रेष्ठ है, क्यों आप इस प्रोडक्ट को खरीदें, वही हमारा वैल्यू प्रपोर्शन होता है। एग्जाम्पल द एग्जाम्पल को रीड कर लेना, आगे बढ़ते हैं हम। वैल्यू गुड वैल्यू प्रपोर्शन मतलब हम ये कस्टमर को ये बताना कि हमारा प्रोडक्ट हम क्या बनाते हैं और हमारा प्रोडक्ट आपके लिए क्यों अच्छा है। अब गुड वैल्यू प्रपोर्शन को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तीन चीजें चाहिए। देखो, कस्टमर का रेलिवेंस, यूनिक डिफरेंशिएशन एंड क्लियर कम्युनिकेशन। अब सीधी बात है, जब आप कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो हमेशा प्रोडक्ट कस्टमर के लिए रेलिवेंट होना चाहिए। मतलब आप कस्टमर को रिक्वायरमेंट है वाटर बोतल की और आप वाटर बोतल की जगह आप बना रहे हैं कुछ और चीज बना रहे हैं वाटर बोतल की जगह अब एक चीज आप ये समझिए, कोई प्यासा है तो उसको पानी की तो जरूरत है, तो आप उसको पानी ही तो लाके देंगे। उसी हिसाब से हमारा जो प्रोडक्ट आप बनाए वो कस्टमर के लिए रेलिवेंस होना चाहिए। गुड वैल्यू प्रपोर्शन को बनाने के लिए आपको कस्टमर के लिए रेलिवेंस वाली चीज बनानी चाहिए। गुड वैल्यू प्रपोर्शन मीन अंडरस्टैंडिंग व्हाट द कस्टमर वांट्स एंड ऑफरिंग टू देम। कस्टमर क्या चाहता है और हम उसको क्या ऑफर कर रहे हैं, इस चीज के बारे में समझना और इस चीज को अप्लाई करना, इससे ही हमारा गुड वैल्यू प्रपोर्शन हम ड्राफ्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम यूनिक डिफरेंशिएशन की। जो हमारा स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रपोर्शन बनाने के लिए हमारा जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है वो यूनिक होना चाहिए, कुछ तो अलग हटके होना चाहिए, जिससे कि कस्टमर को अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन मिले। क्लियर कम्युनिकेशन की बात करते हैं। क्लियर कम्युनिकेशन का मतलब है, जो भी आप वैल्यू प्रपोर्शन ड्राफ्ट करें उसमें क्लियरली कस्टमर को बताएं कि आप क्या बनाते हैं और क्या कस्टमर को ऑफर करते हैं। जैसे कि आप अगर एक बटर बना रहे हैं, बटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आप, तो आप क्लियरली कस्टमर को बताएं कि हम बटर बनाते हैं और हमारा बटर सबसे अच्छा है। इस चीज को आप क्लियरली कम्युनिकेट करें टू द कंज्यूमर्स को। अब आते हैं एलिमेंट टू कंसीडर टू क्रिएट व्हाइल क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रपोर्शन। क्या क्या एलिमेंट आपको कंसीडर करने पड़ेंगे टू क्रिएट द स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रपोर्शन। सबसे पहले आप अपने ऑडियंस के बारे में जानिए, आपके वो जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है। दूसरा, आप जानिए आइडेंटिफाई द यूनिक बेनिफिट्स, क्या क्या आप यूनिक बेनिफिट उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। क्लैरिटी इज द की, हाईलाइट द टेंजिबल रिजल्ट, टेस्ट एंड रिफाइन। अब एक एक पॉइंट को स्पेशली पढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है नो योर कस्टमर्स। आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करिए कि आपके पोटेंशियल टारगेट कस्टमर कौन है। दूसरा, आप ये आइडेंटिफाई कीजिए व्हाट डिस्टिंक्टिव और यूनिक फीचर्स डेट वंस ऑफरिंग अपार्ट फ्रॉम द कंपटीटर्स, मतलब आप क्या यूनिक चीज उनको प्रोवाइड करा सकते हैं, उस मार्केट में आप उनको क्या यूनिक चीज प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लियरिटी इज द की टू सक्सेस। आपको जो भी कम्युनिकेट करना है टू द कंज्यूमर्स इन फॉर्म ऑफ वैल्यू प्रपोर्शन, आपको क्लियर रखना है, क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट करना है, वेगनेस कुछ भी नहीं होनी चाहिए। आपको अपने जो टेंजिबल रिजल्ट है, अपने आउटकम्स है, वो उनको कस्टमर्स को कम्युनिकेट करने चाहिए। जैसे कि आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, आप बटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो हमारा बटर है जो वर्ल्ड की जैसे कि आपका जो बटर है वो 10 मिलियन, जो आपकी जो बटर है वो बहुत फेमस बेकरी है वो लगा रही है। कुछ इस टाइप से जो भी आपके रिजल्ट्स हैं, जो आपके पॉजिटिव आउटकम्स हैं, उनको आप कम्युनिकेट करिए टू द कंज्यूमर्स को। टेस्ट एंड डिफाइन, फिर अब क्योंकि आपने वैल्यू प्रपोर्शन ड्राफ्ट कर लिया है तो आप कंज्यूमर से फीडबैक, पोटेंशियल कस्टमर्स वगैरह से फीडबैक गैदर कीजिए विद रेस्पेक्ट टू दैट वैल्यू प्रपोर्शन। द चैलेंज, अब देखो चैलेंज क्या आते हैं, हमने पढ़ लिया कैसे कैसे बनाए वैल्यू प्रपोर्शन को। अब आते हैं कि चैलेंज क्या आते हैं वैल्यू प्रपोर्शन को बनाने में। आइडेंटिफाइंग द रियल पोटेंशियल कस्टमर, सबसे बड़ी दिक्कत बिजनेस के सामने ये होती है कि वो अपने कस्टमर को, टारगेट कस्टमर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो वैल्यू प्रपोर्शन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, प्राइमरी चैलेंज ये आता है कि आप अपने एक्यूरेटली कस्टमर का जो टारगेट बेस है उसी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। इजिली रेप्लिकेशन बाय कस्टमर, आपने वैल्यू प्रपोर्शन में कुछ एक यूनिक चीज डिलीवर करने का वादा किया कस्टमर से, अब वो यूनिक चीज ऐसी थी कि जो हमारे सामने वाले कंपटीटर्स है उसको कॉपी कर लेते हैं, देन उस केस में जो आपका वैल्यू प्रपोर्शन है वो आपकी सक्सेस में हेल्प नहीं कर पाएगा। कम्युनिकेटिंग द मैसेज राइट, अब मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन इज वो क्लैरिटी इज द की टू सक्सेस। आप उस चीज को वैल्यू प्रपोर्शन क्लियरली कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे कस्टमर से। एडेप्टेबिलिटी टू द मार्केट चेंज, आपने वैल्यू प्रपोर्शन तो बहुत अच्छा बनाया, बहुत गजब का बनाया, बट आप चेंज नहीं कर पा वो आप चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे अपनी इंडस्ट्री में एज पर द चेंजिंग एनवायरनमेंट, देन उस केस में भी आपका जो वैल्यू प्रपोर्शन है वो आपकी हेल्प नहीं कर सकता टू बिकम अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं रियल कंपनीज एग्जांपल ऑफ वैल्यू प्रपोर्शन। जैसे आप पढ़ दीजिए नायका का वैल्यू प्रपोर्शन वंस ब्यूटी आवर पैशन, क्लियरली डिफाइन कर रहा है कि आपकी ब्यूटी से रिलेटेड तो कुछ हम बनाते हैं और
जो ब्यूटी से रिलेटेड हम बनाते हैं, और आप हमारे प्रोडक्ट्स को क्यों खरीदिए, इसलिए खरीदिए क्योंकि हमारा ही पैशन है। तो हमारा जब पैशन होता है किसी चीज को करने का, तो हम ऑब्वियस सी बात है सबसे 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 अच्छी चीज ही बनाएंगे। तो इसलिए नायका ने अपना जो वैल्यू प्रोपोर्शन सिलेक्ट किया, वंस ब्यूटी आर पैशन, मतलब एक ऐसा वैल्यू प्रोपोर्शन जो कस्टमर को बता रहा है कि हम क्या ऑफर करते हैं और आप हमारे प्रोडक्ट को क्यों खरीदें। और जैसे ओला का वैल्यू प्रोपोर्शन वंस एवरीडे ट्रेवल पार्टनर, मतलब कुछ तो ट्रेवलिंग से रिलेटेड है ये। ओला, ओला आप सभी जानते हैं ट्रैवलिंग के लिए फेमस है। ऐसे ही काफी सारे वैल्यू प्रपोर्शन के एग्जांपल दिए गए हैं, आप इन सभी को रीड कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, खामा का टाइम वेस्ट करना है, मैं आपको वीडियो लंबी करने से मैं आपको एक एक रीड करा के बताऊं, ऊपर ऊपर से देख लेना इनको, और ना भी देखो तो चलता है, आप पेपर में वो एसपीएम में गारंटी से पास हो जाएंगे। जितना करा रहा हूँ उतना कीजिए बस। अब बात करते हैं बिल्डिंग एंड एनालाइजिंग द बिजनेस मॉडल। अब देखो बिजनेस मॉडल को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल कानवास की। देखो बिजनेस मॉडल कानवास क्या होता है? बिजनेस मॉडल कानवास इज अ वाइटल स्टेप इन डिजाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग द बिजनेस स्ट्रेटजी। कोई भी बिजनेस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए आपको एक बिजनेस मॉडल कानवास जो होता है उसको ड्राफ्ट करना जरूरी है। अब देखो बिजनेस मॉडल कानवास के क्या क्या एलिमेंट है: कंज्यूमर सेगमेंट, चैनल्स, वैल्यू प्रपोजिशन, कस्टमर रिलेशनशिप, की रिसोर्सेज, की पार्टनरशिप, की एक्टिविटीज, कॉस्ट स्ट्रक्चर, रेवेन्यू स्ट्रीम। आप सभी इन सब पॉइंटों को जानते हैं। एक बार मैं आपको बताता हूँ। कंज्यूमर सेगमेंट, कंज्यूमर सेगमेंट को सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए, आपका टारगेट ग्रुप ऑफ कस्टमर कौन है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द मार्केट। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है आपका टारगेट मार्केट बेस कौन सा है, टारगेट कस्टमर कौन से हैं। वैल्यू प्रोपोर्शन मैंने बताया, क्लियरली डिफाइन कीजिए आप क्या ऑफर करते हैं और आपके प्रोडक्ट को कस्टमर क्यों खरीदे। चैनल्स, चैनल्स मतलब एक तरीके से मीडियम जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करेंगे टू द कस्टमर, जिसके थ्रू आपके प्रोडक्ट रीच करेंगे टू द फाइनल कस्टमर्स, कंज्यूमर्स। अब आते हैं कंज्यूमर रिलेशनशिप। किसी भी बिजनेस को सक्सेस तक पहुंचाने के लिए जो सबसे मेन एलिमेंट आता है वो आता है कंज्यूमर रिलेशनशिप। कंज्यूमर रिलेशनशिप आप सबसे पहले जो बिजनेस मॉडल कानवास का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट भी है, इसकी एक तरीके से हम कहें इम्पोर्टेंट चीज भी है कि आप कस्टमर के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कीजिए। कंज्यूमर रिलेशनशिप, रेवेन्यू स्ट्रीम्स कि ये डिफाइन कीजिए कि बिजनेस आप जो आपका बिजनेस या स्टार्टअप है वो रेवेन्यू किन किन चीजों से अर्न करता है। स्पेसिफाई हाउ द वंस बिजनेस के विल अर्न रेवेन्यू, कैसे रेवेन्यू अर्न कर सकता है। की रिसोर्सेज क्या क्या है आपके, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के जो की रिसोर्सेज होते हैं वो उनके एम्प्लॉयज होते हैं। ये बेसिकली आपकी जो हाईली स्किल्ड जो बिजनेसेस होते हैं उनके जो की रिसोर्सेज होंगे आपके, वो होंगे उनके एम्प्लॉयज। की एक्टिविटीज, आपकी की एक्टिविटीज क्या हैं? जैसे कि आपकी कोई भी एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसका जो की एक्टिविटीज हैं वो होंगी उनके एसी एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग होगी, की एक्टिविटीज होगी। की पार्टनरशिप, जैसे कि आपकी पार्टनरशिप की हम बात करें, टाटा है, टाटा की जो पार्टनरशिप है वो जैगुआर के साथ है। तो फिर जो टाटा की जो की पार्टनरशिप है, अब टाटा की जो काफी सारी वो गाड़ियां होती हैं, वो टाटा की जो काफी सारी गाड़ियां होती हैं जैसे कि लैंड रोवर, रेंज रोवर के साथ उनकी वो है पार्टनरशिप है। तो उनकी जो की पार्टनरशिप है वो हम बताएंगे। की पार्टनरशिप बेसिकली आपकी जो काफी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्ट स्ट्रक्चर की हम बात करें, देखो कॉस्ट स्ट्रक्चर आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो आपका स्टार्टअप है या बिजनेस है उसकी जो मेन कॉस्ट है वो किस किस चीजों में लग रही है। जैसे कि फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट कहाँ कहाँ पे लग रही है, किस किस प्रोडक्ट को बनाने में आपकी ज्यादा कॉस्ट लग रही है। ये होता है हमारा बिजनेस मॉडल कानवास। इसको एनालिसिस करने के बाद हम अपनी स्ट्रेटजीज को डिफाइन करते हैं। टेस्टिंग एंड वैलिडेटिंग द बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल मैंने आपको बताया एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसके थ्रू आप अपनी गुड्स एंड सर्विसेज, आप अपनी वैल्यूज क्रिएट करते हैं और डिलीवर करते हैं टू द फाइनल कस्टमर्स को। अब बात करते हैं, देखो continuous testing and validation are essential to the business life cycle, allowing the adaptability and responsive to the market and dynamic and customer feedback. Here are the some steps involved. अब आपका जो बिजनेस मॉडल आपने सिलेक्ट किया है, B2B सिलेक्ट किया है, D2C सिलेक्ट किया है, B2C किया है, C2C किया है। अब वो मॉडल वैलिडेट करना है हमको, मतलब टेस्ट करना है वो मॉडल सही है या नहीं है, सही है भी या नहीं है, वो चीज टेस्ट करनी है हमको। अब वो चीज टेस्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बिजनेस मॉडल को टेस्ट करने के लिए कंज्यूमर का जो फीडबैक है वो लेने पड़ेंगे। मार्केट रिसर्च कीजिए आप। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, हाँ तो देखिए जो मार्केट रिसर्च और कस्टमर फीडबैक ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आपने देखा होगा कि समय समय पर कंपनीज अपने फीडबैक फॉर्म निकालती रहती हैं। वो इसलिए निकालती रहती हैं कि वो अपने बिजनेस को टेस्ट करती हैं कि उनका जो बिजनेस मॉडल है वो सही है भी या नहीं है। मिनिमम वायबल
प्रोडक्ट। मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? देखो एमवीपी, एक एमवीपी क्या होता है? एमवीपी होता है सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ वंस प्रोडक्ट एंड सर्विस विद द एसेंशियल फीचर। मतलब एमवीपी एक ऐसा प्रोडक्ट है, कोई भी स्टार्टअप होता है जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है मार्केट में, तो वो डायरेक्टली अपना जो मेन प्रोडक्ट है उसको लॉन्च नहीं करता है। वो क्या करता है? उस प्रोडक्ट का एक सिंप्लीफाइड वर्जन बनाता है, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली मेन प्रोडक्ट को लॉन्च कर देगा तो उसको काफी ज्यादा उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। क्योंकि आप देखिए, आप वो क्या आपने देखा भी होगा, काफी सारी जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, वो पहले जो अपना न्यू मॉडल लॉन्च करने जाती हैं, तो उससे पहले एक ऐसा मॉडल, एक बेसिक मॉडल लॉन्च करती हैं। बेसिक मॉडल इसलिए लॉन्च करती हैं, वो इसलिए लॉन्च करती हैं कि वो देखती हैं अगर हम इसी मॉडल, बेसिक मॉडल अगर हमारा मार्केट में टिक गया, देन ओनली वो अपना जो प्रीमियम मॉडल है उसको मार्केट में लॉन्च करेंगी। इसलिए ऐसा करती हैं, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली प्रीमियम मॉडल लॉन्च करेंगी तो उनके जो काफी ज्यादा रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट भी हो सकते हैं, अगर कस्टमर का उनका फीडबैक पॉजिटिव नहीं रहा। तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होता है? मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है बेसिक वर्जन ऑफ प्रोडक्ट विद एसेंशियल फीचर, उसी को हम बोलते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। तो आपको मिनिमम वायबल प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए। Private testing and prototyping, prototype release in control environment. This allow you to observe how the business model perform on the small scale before the full launch scale. अब क्या होता है? आप अपने जो स्टार्टअप या बिजनेस है उसको पूरे फुल स्केल पे मत चलाइए। अब जैसे कि आपको 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो आप डायरेक्टली 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ना करें। 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की जगह आप पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट करें। जैसे 5 करोड़ से एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिए, देन 1 करोड़ और इन्वेस्ट कर दिया। अगर आप डायरेक्टली इतना इन्वेस्ट कर देंगे, देन आपका जो बिजनेस मॉडल है वो आपके लिए डेंजरस भी हो सकता है। इसलिए आपको बताया कि आपको बिजनेस मॉडल की टेस्टिंग करते समय क्या करना है? अपना जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो न्यू इन्वेस्टमेंट है, उसको पार्ट्स में कीजिए। फाइनेंशियल मॉडल एंड एनालिसिस। फाइनेंशियल मॉडलिंग, काफी सारे फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। सीकिंग द फीडबैक, वही आया, कस्टमर से, इन्वेस्टर से फीडबैक्स वगैरह रिसीव कीजिए। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक वाइल डेवलपिंग अ बिजनेस मॉडल। जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं वो होती है नेगलेक्टिंग द मार्केट। हम मार्केट रिसर्च करते ही नहीं है, डायरेक्टली अपना जो बिजनेस मॉडल है वो सिलेक्ट करते हैं कि हम तो B2B सप्लाई करेंगे। इग्नोरिंग द कस्टमर फीडबैक, कस्टमर के फीडबैक को ध्यान नहीं करते। ओवरलुकिंग द स्केलेबिलिटी, हमारे पास रिसोर्सेज हैं मीडियम स्केल पे काम करने के लिए, हम इस काम कर रहे हैं हाई लेवल पे, देन वो भी हमारे लिए डेंजरस है। अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल अंडरस्टिमेट करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग को, हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को ही अंडरस्टिमेट करने लग जाते हैं। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हम रिजिड हो जाते हैं। हम उस काम को कर सकते हैं फिर भी हम उसको नहीं करते, क्योंकि हम रिजिडनेस आ जाते हैं। डेवलपिंग अ रिजिड मॉडल विदाउट रूम फॉर अडॉप्शन कैन हिंडर द कंपनीज एबिलिटी एंड नेविगेट द चेंजिंग मार्केट कंडीशन। मतलब हम बिजनेस मॉडल को एक रिजिड बिजनेस मॉडल एडप्ट कर लेते हैं। पुअर रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट नहीं कर पाते, इसलिए जो हमारा बिजनेस मॉडल है वो अच्छा बिजनेस मॉडल हम सिलेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। लीन स्टार्टअप की बात करते हैं। देखो लीन स्टार्टअप में एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है एमबीपी। एमबीपी मैंने आपको बताया एक बेसिक वर्जन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होता है, जिसमें मिनिमम एसेंशियल, जिसमें हमारे एसेंशियल फीचर्स होते हैं। अब लीन स्टार्टअप का मतलब क्या है? लीन स्टार्टअप का मतलब है हम मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट निकालें, वही हमारे स्टार्टअप होते हैं। लीन स्टार्टअप मतलब मिनिमम इनपुट का इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमम आउटपुट निकालें, मिनिमम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमम आउटपुट निकालें, उन्हीं को बोलते हैं हम लीन स्टार्टअप्स। रियल लाइफ लीन स्टार्टअप्स के एग्जांपल है इंस्टाग्राम ने सबसे पहले अपना एमवीपी बनाया था, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बनाया। द इनिशियल वर्जन ऑफ इंस्टाग्राम वाज सिंपल फोटो शेयरिंग ऐप। मैंने बताया ना, आप केवल एक बेसिक वर्जन ऑफ उसका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का लॉन्च कीजिए विद बेसिक एंड एसेंशियल फीचर्स, जो इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया। बाकी सारी ये स्टोरीज हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। बिजनेस पिचिंग, देखो बिजनेस पिचिंग अगला आता है हमारा कॉन्सेप्ट बिजनेस पिच का। बिजनेस पिच का मतलब क्या है? अब आपने एक नया स्टार्टअप चालू किया, आपके पास लिमिटेड फंड्स है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स है, तो आप क्या चाहेंगे? आप वो काफी सारे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाहेंगे, जिससे कि आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो सके। तो बिजनेस पिच मतलब होता है हम एक तरीके से इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करें। तो बिजनेस पिच के लिए जो हमारे पॉइंट्स आते हैं वो आते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आप कभी भी कोई भी बिजनेस पिच में अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन दें, वैल्यू प्रपोजिशन बताएं कि हम क्या ऑफर करते हैं और हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर क्यों खरीदेगा। अपनी मार्केट के बारे में अपॉर्चुनिटी बताएं कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में डील करते हैं, और मार्केट में जो मार्केट है, फ्यूचर मार्केट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बहुत स्कोप है उसमें। बिजनेस मॉडल को अपने को एक्सप्लेन करें, जो फंडामेंटल फ्रेमवर्क है जिससे आप अपनी वैल्यूज डिलीवर कर रहे हैं टू द कस्टमर्स को, उसको डिस्क्राइब करें। एग्जीक्यूशन प्लान अपना डिस्क्राइब करें टू द इन्वेस्टर्स वगैरह को। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस होते हैं, काफी सारे फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, हमारे रेशियोज वगैरह होते हैं कि फाइनेंशियल रेशियोज केपीआईज होते हैं, उनको बताएं। कम्पिटिटिव लैंडस्केप्स होता है, कम्पिटिटिव लैंडस्केप बताएं।
अपने टू द इन्वेस्टर्स को डीप अंडरस्टैंडिंग होता है कम्पिटिटिव लैंडस्केप की। आखिरी में अपने इन्वेस्टर्स को बताएं, हाँ अब बताइए आप हमारी जो स्टार्टअप या कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। हम देखो टाइप्स ऑफ बिजनेस पिच की बात कर रहे हैं। देखो हमारी जो सबसे पहला टाइप आता है एलिवेटर पिच। एलिवेटर आप सभी जानते होंगे, एलिवेटर क्या होता है। एलिवेटर में एलिवेटर पिच जो होती है वो बहुत ही कम टाइम की होती है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एलिवेटर पिच एक कंसाइज वर्जन ऑफ पिच होता है जिसमें कि हमारा टाइम मिलता है 30 सेकंड से 2 मिनट। 30 सेकंड से 2 मिनट के अंदर अंदर हमको अपना जो बिजनेस है उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा टू द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर पिच क्या होती है? इन्वेस्टर पिच होती है जो ऐसी पिच जिससे कि हम अपनी फंडिंग सिक्योर करते हैं, देन उस पिच को बोलेंगे हम इन्वेस्टर पिच। इसमें कंप्रहेंसिव ओवरव्यू देंगे हम अपने बिजनेस के बारे में। सेल पिच। सेल पिच होती है एम्ड एट पोटेंशियल कस्टमर। सेल पिच एम्फेसिस द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट एड्रेस द कस्टमर पेन पॉइंट्स। सेल पिच का मतलब क्या होता है? एक ऐसी पिच जिससे कि हम अपनी सेल को बूस्ट करें। मतलब ये पिच हम अपने कस्टमर्स के लिए देते हैं। मतलब कि हम कस्टमर्स को उनके पेन्स के बारे में पहले रियलाइज कराएंगे, देन उनको बताएंगे कि आप इन पेन्स को हमारे प्रोडक्ट के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पार्टनरशिप पिच। पार्टनरशिप एक ऐसी पिच होती है जिसमें कि हम अपनी जो पिच होती है उसमें हम अपने पार्टनर्स या कोलेबोरेशन के लिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। उस पिच को हम बोलते हैं पार्टनरशिप पिच। प्रोडक्ट पिच। प्रोडक्ट पिच ऐसी पिच होती है जिसमें कि हम फोकस ऑन द शोकेसिंग द फीचर्स एंड द बेनिफिट ऑफ द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट के बारे में जो स्पेसिफिक और यूनिक फीचर्स हैं उनको बताते हैं, देन उस पिच को हम नाम दिया प्रोडक्ट पिच। अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, देन उस पिच को बोलेंगे प्रोडक्ट पिच। बाकी ये हमारी समरी दे रखी है, सारे मॉडल्स वगैरह जो मैंने आपको डिस्क्राइब किए। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 भी हो जाता है इस हिसाब से। फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 3 की तरफ।